चलो, good morning everyone. So last lecture we have completed discussion about vertical circular motion due to Earth's gravitation. ठीक है, तो होमवर्क हो गया कंप्लीट उसका. वेरी गुड, हो गया. ऐसे कंसीडर करते हैं और आगे चलते हैं कारण तुमसे थांबू शकत नाही आपण. एंड आज हमें टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज कोलिजन. राइट डाउन, संगम बस लवकर. कोलिजन क्या होता है? कोलिजन का मतलब टक्कर है ना. जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराती है मतलब क्या होता है, उसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे. कोलिजन में क्या होता है कि दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है एक दूसरे के फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोलिजन इज एन इवेंट. Collision, it is an event in which a strong force acts between two or more bodies. In which a strong force acts between two or more bodies for very short interval of time. For very short interval of time. Due to which momentum and energy of colliding bodies changes. देखो कंडीशन क्या है कि कोलिजन एक स्पेशल इवेंट है जिसमें क्या होता है कि टू और मोर बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है. एंड सिर्फ कांटेक्ट में नहीं आती है, जब तक वो कांटेक्ट में है एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करते हैं. लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जो भी एक्सर्ट होता है ये एक्सर्ट होता है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी में एंड मोमेंटम में एब्रप्ट चेंज ऑकर होगा. उसको हम बोलते हैं एज ए कोलिजन. ठीक है, टक्कर मध्ये पण असंच होतं, बरोबर आहे. तर अनिकेत जोरात पळत चालला आणि तिकडनं किरण आला, दोघांनी एकमेकांकडे बघितलंच नाही, काय होईल, टक्कर होईल त्यांची. बरोबर आहे. टक्कर झाली म्हणजे काय होईल, दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आई थी फॉर टक्कर झाल्यावर एकमेकांना धरूनच ठेवतील ते. ठीक आहे, अनिकेत किरण असल्यावर नाही ठेवणार. बरोबर. तो उस केस में क्या होगा कि वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट होगा बिटवीन दीज टू बॉडीज, लेकिन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. उसकी वजह से क्या होगा, अनिकेत पळत होता, किरण पळत होता, टक्कर झाल्यावर पळतच राहतील का एकमेकांमधून घुसून असं. ठीक है, दोघं पण थांबतील नाही तर खाली पडतील. बरोबर. मतलब वहां पे क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, यानी एनर्जी भी चेंज हो रही है. ठीक है, और कहां पे होता है ऐसे, गाड्यांचं कोलिजन. व्हेरी गुड. गाड्यांची टक्कर पण अशीच होते. नाही, चांगले एग्जांपल थोडे. ठीक है, बिलियर्ड बॉल्स है ना, ये स्नूकर, ते बॉल नसतो का काठीने आपण मारतो. हाँ, तो वहां पे क्या होता है, एक बॉल दूसरे बॉल को जाके क्या करता है, कोलाइड होता है. ठीक है, तो उस टाइप के फिनोमेनन को हम बोलते हैं एज ए कोलिजन. सरळ सरळ टक्कर म्हणजे कोलिजन. हे कळेल व्यवस्थित. ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. स्टार मार्क करके लिखो. ड्यूरिंग कोलिजन two bodies may or may not come in actual contact with each other. During collision two bodies may or may not come in actual or real contact. आता खरं काही लिहिलेलं, कोलिजन हो रहा है और क्या लिखा है कि दो बॉडीज एक एक्चुअल में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ भी सकती है एंड विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट उनके बिटवीन कोलिजन हो सकता है. पॉसिबल है कैसे, कहां पे पॉसिबल है ऐसे, मैग्नेट में कहां पे, तो वो कोलिजन होता ही नहीं वहां पे.
देखो कंडीशन क्या है कि जो एग्जांपल हमने गाड़ी के, अनिकेत एंड किरण के जो एग्जांपल देखे उसमें दो बॉडीज एक्चुअल कांटेक्ट में आती तो है, लेकिन अगर हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल करते हैं ऑन गोल्ड फॉइल, मतलब अल्फा पार्टिकल जाके न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, कोलाइड होता है। क्या होता है, कोलाइड होता है। लेकिन इस कोलिजन में हम और एक कांसेप्ट पढ़ते हैं दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कि एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कांटेक्ट में कभी नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना, कांटेक्ट में आने से पहले उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, मतलब उसके मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो मोमेंटम के लिए ऐसे कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं कि दो बॉडी का कांटेक्ट आना चाहिए, बॉडी कांटेक्ट में भी हो सकती है और बॉडी कांटेक्ट में नहीं भी हो सकती है। ठीक है, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। Collision occurs in following 5 stages। अब देखो हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे दो बॉडीज है। फर्स्ट बॉडी है जिसका मास है m1, सेकंड बॉडी है इसका मास है m2। अगर ये फर्स्ट बॉडी मूव हो रही है विथ वेलोसिटी u1, सेकंड बॉडी मूव कर रही है विथ वेलोसिटी u2, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे u1 ग्रेटर देन u2 है तभी कोलिजन होगा, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम एज्यूम करेंगे कि u1 जो है वो u2 से बड़ा है, इसका मतलब u1 जाके u2 के साथ टकराने वाला है। एंड जब टक्कर हो जाएगी, मतलब जब कोलिजन इनका हो जाएगा, तब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। एंड जब कोलिजन कंप्लीट हो जाएगा फिर ये क्या करेंगे, ऐसे फिर से m1 ट्रैवल करेगा विद डिफरेंट वेलोसिटी दैट इज v1 एंड m2 ट्रैवल करेगा विद अनदर डिफरेंट वेलोसिटी दैट इज v2। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एज ए कोलिजन। तो ये कोलिजन जो भी होता है एक्चुअल में हम इसकी 5 स्टेजेस पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज आती है, फर्स्ट कंडीशन आती है जिसको हम कंसीडर करते हैं बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन होने से पहले, लेकिन कोलिजन होने वाला है ये हमें क्लियर होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज आती है बिफोर कोलिजन। तो जब तक कोलिजन नहीं हो रहा है तब तक हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों बॉडीज के बिटवीन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज प्रेजेंट बिफोर कोलिजन। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तब वहां पे कोलिजन होना शुरू हो जाएगा। एंड जब कोलिजन शुरू होता है तो वहां पे हम उस स्टेज को बोलते हैं एज ए कॉम्प्रेशन स्टेज। अब कॉम्प्रेशन स्टेज का मतलब क्या है, देखो एक्चुअल में अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी वेलोसिटी कम थी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। तो अगर ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो मतलब ये क्या करती है, पहले इसके ऊपर F इतना फोर्स एक्सर्ट करती है। एंड इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेकंड बॉडी भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का बट इन द अपोजिट डायरेक्शन एक्सर्ट करती है। तो एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है कि जब कोलिजन शुरू होता है एक दूसरे को प्रेस करना शुरू कर देती है, मतलब वहां पे कॉम्प्रेशन शुरू हो जाता है। एंड ये कॉम्प्रेशन की स्टेज में एक्चुअल में क्या होता है कि जो कोलाइडिंग बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी है वो कोलाइडिंग बॉडीज के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है कि जब ये दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तब इनकी सिचुएशन इस तरह से होगी, मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो शेडेड पोर्शन, इतना क्या हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया। अब बॉडी का कॉम्प्रेशन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल्स थे अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए। एंड अगर मॉलिक्यूल अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए तो उनको डिस्प्लेस करने के लिए वहां पे वर्क डन करना पड़ेगा। एंड वो वर्क डन करने के लिए रिस्पांसिबल कौन होगा, काइनेटिक एनर्जी। एंड हम वर्क पावर एनर्जी के पहले लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं कि एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है, जो वर्क करती है, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होती है। ठीक है, और इस तरह से ये कॉम्प्रेशन बढ़ता जाता है। एक स्टेज आती है जहां पे हम बोलते हैं कि कॉम्प्रेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्टेज। कॉम्प्रेशन मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसके बाद कॉम्प्रेशन नहीं होने वाला है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली थी, अब वो कन्वर्ट 100% हो चुकी है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का कोई भी कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं होता है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आएगा एक्सपांशन स्टेज।
अब ये एक्सपांशन स्टेज मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम कोलिजन हो गया, उसके बाद में बॉडी मूव करने वाली है, मतलब दोनों बॉडी धीरे धीरे एक दूसरे से अवे जाती है। एंड जब ये बॉडी एक दूसरे से अवे जाएगी तब क्या होगा, ये जो कंप्रेशन वाला रीजन आप यहाँ पे देख रहे हो ये फिर से एक्सपांड होके ये बॉडी इस तरह से सेपरेट जैसे पहले थी वैसे बन जाएगी। मतलब ये एक्सपांशन स्टेज में क्या होने लगा है, पहली केस तो बॉडी अपनी शेप रीगेन करने लगी है। इसका मतलब क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी थी वो अगेन कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी ये बॉडी जो है वो एक्चुअल में फिर से मोशन परफॉर्म करती है। मतलब हम आगे जब पढ़ेंगे टॉपिक तो हम वहां पे कंसीडर करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज कंजर्व होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका फॉर्म हमेशा से काइनेटिक एनर्जी। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी था, आफ्टर कोलिजन भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जब तक कोलिजन ये प्रोसेस चलती है तब तक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में होता है। जैसे जैसे कोलिजन खत्म होने को आता है अगेन पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होगा आफ्टर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों बॉडीज फिर से एक दूसरे के साथ कुछ भी इंटरेक्शन किए बिना अपने पाथ के अलोंग जो भी है उनका पाथ वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो ये 5 स्टेजेस में वहां पे कॉम्प्रेशन ऑकर होता है, जिसमें ये 3 स्टेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आती है, वर्क करती है, वर्क करके बॉडी की शेप बिगाड़ देती है, मतलब मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर देती है, मतलब कॉम्प्रेस करती है। एंड इस प्रोसेस में जो काइनेटिक एनर्जी है स्टोर होती है इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब कॉम्प्रेशन कंप्लीट हो गया, एक्सपेंशन शुरू हुआ, वही पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या होती है, मॉलिक्यूल्स अपनी शेप रीगेन करते हैं, इसका मतलब अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं, तो उनके पास जो एनर्जी थी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसको अगेन कन्वर्ट कर देते हैं इनटू काइनेटिक एनर्जी, और इस तरह से जो एनर्जी है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट में लिखा है, वहां से पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। देखो हम जो कोलिजन पढ़ते हैं बेसिकली उसके होते हैं 2 टाइप्स। एक होता है कोलिजन जिसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, एंड दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन, इसमें डिफरेंस क्या है बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी शुरू करना है टाइप का डिस्कशन अबाउट HC, तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि जैसे ये 2 कोलाइडिंग बॉडीज थी, रास्ते में एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गई, एंड कोलिजन के बाद में जो है जिस पाथ से पहले ट्रैवल करती थी उसी पाथ के अलोंग अगर वो ट्रैवल कर रही है तो हम उस कोलिजन को कंसीडर करते हैं एज ए हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मतलब इफ आफ्टर कोलिजन बॉडी ट्रैवल्स अलोंग सेम पाथ, कौन सा सेम पाथ, जो उनका कोलिजन के बिफोर था उसको बोला जाता है एज ए हेड ऑन कोलिजन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोलिजन से पहले बॉडी जिस पाथ के अलोंग ट्रैवल करती थी, कोलिजन के बाद में बॉडी जो है अपना पाथ छोड़ के इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो अगर आफ्टर कोलिजन उनका डायरेक्शन जो है बिफोर कोलिजन जो था वो अगर नहीं है, मतलब ऑब्लिकली वो अगर रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं एज ए ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन का डिस्कशन हमें बाद में करना है, तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन क्या होता है हेड ऑन कोलिजन, मतलब if after collision
bodies travels along same direction. Lina, same direction. Bodies travels along same direction. Then the collision is known as head-on collision. Head-on collision. अब ये हेड ऑन कोलिजन में भी हम 3 टाइप के कोलिजन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन अभी जिसका डिस्कशन हम करेंगे वो होगा HEC, एंड ये HEC का मतलब होगा हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. राइट डाउन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. तो यहां पे स्टार मार्क करके आपको लिखना है, in case of collision of 2 or more bodies, in case of collision of 2 or more bodies, in case of collision of 2 or more bodies, the force of friction and force of gravity are neglected. Force of friction and force of gravity are neglected. It means in case of collision, इसका ये मतलब हो रहा है कि collision में, it means in case of collision no external force acts on colliding bodies. No external force acts on colliding bodies. No external force acts on colliding bodies. अभी देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोलाइडिंग बॉडीज के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन, देयरफॉर in every type of collision, therefore in every type of collision linear momentum always remains conserved. Linear momentum always remains conserved. मतलब किसी भी टाइप का कोलिजन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो वहां पे लीनियर मोमेंटम हमेशा से क्या होता है, कंजर्व होता है. ठीक है, यानी फिर से वही केस हम ले रहे हैं, पहले बॉडी है जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2. फर्स्ट बॉडी ट्रैवल कर रही है विद वेलोसिटी u1, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी होगी, कोलिजन के बाद में उनके मासेस चेंज नहीं होंगे लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी. मतलब फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बनेगी v1, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी बनेगी v2. तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. तो अभी जो स्टेटमेंट हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 बनता है इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. और ये हर एक टाइप के कोलिजन में कंपलसरी मेंटेन रहेगा. कोलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है या फिर ऑब्लिक है, हर बार लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है. मतलब क्या होगा, m1 u1 प्लस, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो और इक्वेशन लिख लो. स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट चालू होने का, स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इफ काइनेटिक एनर्जी, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, कोलाइडिंग बॉडीज remains constant or remains conserved, remains constant or remains conserved before and after collision,
before and after collision. Then the collision is called as elastic collision. Collision is called as elastic collision. म्हणजे हे बघा प्रत्येक वेळी कोलिजन जर असेल तर लिनियर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस, ये हर बार के लिए एप्लीकेबल होगा. लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम है तो उस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं एज ए इलास्टिक कोलिजन. मतलब अगर आपको स्पेसिफाई किया है कि कोलिजन इलास्टिक है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर. ये कब एप्लीकेबल है? ओनली इफ कोलिजन इज इलास्टिक. काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन becomes equal to kinetic energy of after collision. नवीन काही नाही, हे फक्त आपलेच लिनियर मोमेंटमचे आणि कायनेटिक एनर्जीचे फॉर्म्युले आहेत. फक्त दोन दोन बॉडीज म्हणून दोन दोन यूज केले. ठीक आहे, एक बिफोर कोलिजन, दूसरा आफ्टर कोलिजन. हो गया. स्टार मार्क करके और एक पॉइंट लिखो. इफ कोलिजन इज इलास्टिक, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, then if collision is elastic, then velocity of separation is always equal to velocity of approach. क्योंकि मासेस तो चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज वेलोसिटी में होने वाला है वो इस तरह से होगा कि अप्रोच की वेलोसिटी एंड सेपरेशन की वेलोसिटी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है. अभी अप्रोच की वेलोसिटी मतलब क्या? देखो, ये दो बॉडीज एक दूसरे के टुवर्ड्स जा रही है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है. तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. म्हणजे आपण हे रिलेटिव मध्ये बघितलं होतं, इफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है उसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. एंड अगर सेपरेशन दो बॉडीज के बिटवीन कम हो रहा है तो अप्रोच, एंड सेपरेशन अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. कळालं ना? जसं आता पवन इथं बसलाय है ना, त्याने काहीतरी चूक केली, मला पवनला टोली द्यायला जायचंय, मग पवन तिथं बसलाय, मी पवनकडे चाललोय, मग सेपरेशन कमी होतंय का वाढतंय? म्हणजे वेलोसिटी ऑफ काय झाली? पण पवन लगेच चेअरवरून उठला आणि दूर पळायला लागला, मग सेपरेशन कमी होईल का वाढणार आहे? वाढणार आहे, बरोबर, कारण पवन जास्त पळणार आहे, बरोबर. मग वेलोसिटी क्या बनेगी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है. तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कौन है? u1 माइनस u2. करते का? सेम डायरेक्शन में इसलिए सब्ट्रैक्शन u1 माइनस u2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, ये अप्रोच है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी बोलो? v2 माइनस v2 माइनस v1. सेपरेशन की वेलोसिटी क्या होगी? v2 माइनस v1. इथं v1 माइनस v2 नाही घेऊ शकत कारण सेपरेट कोण होते? v2 होते ना, तो v2 माइनस v1. यहाँ पे दोनों एक दूसरे की टुवर्ड्स जा रही है, जिसमें u1 ज्यादा है तो u1 माइनस u. ठीक है. तो ये सब एप्लीकेबल है कहाँ पे? इन केस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ओनली. ऑब्लिक में भी है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. क्लियर है? हे बघा, आपण काय केलंय आज? सगळ्यात भारी, सगळ्यात इंपॉर्टंट पॉइंटचं डिस्कशन सुरू केलं. कुठला पॉइंट आहे? कोलिजन मतलब क्या होता है? एक इवेंट होता है जिसमें क्या होता है? टू और मोर बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करती है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है? मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द बॉडी चेंज होती है. फिर आगे हमने देखा था कि कोलिजन होने के लिए दो बॉडीज का एक्चुअल में एक दूसरे के कांटेक्ट में आना कंपल्सरी नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट अगर न्यूक्लियस में हो रही है, कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल को हमने कोलाइड किया, बम्बार्ड किया ऑन द न्यूक्लियस, मतलब वो भी कोलिजन होता है.
एंड बाकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने देखे थे टक्कर के, उसमें क्या होता है, दो बॉडीज एक्चुअल कांटेक्ट में आती है। उसके बाद में जो कोलिजन की प्रोसेस होती है उसको हमने 5 स्टेज में डिफरेंशिएट किया था। पहली स्टेज होती है बिफोर कोलिजन, जहां पे दो कोलाइडिंग बॉडीज के बिटवीन कोई भी इंटरैक्टिव फोर्स नहीं होता है। सेकंड स्टेज को हमने बोला था कॉम्प्रेशन स्टेज, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद बॉडी क्या करने वाली है, एक दूसरे को कॉम्प्रेस करने वाली है। एंड इस कॉम्प्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जाती है, वर्क करती है, एंड ये वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसके वजह से बॉडी की शेप चेंज होती है, मतलब बॉडी क्या होती है, डीफॉर्म होती है। एंड उसके फाइनल स्टेज को हमने बोला था मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्टेज, जहां पे काइनेटिक एनर्जी जितनी कन्वर्ट होनी थी पोटेंशियल एनर्जी में हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंशन स्टेज शुरू होगी, मतलब बॉडी जो है एक दूसरे से अवे जाना शुरू कर देगी, और उस प्रोसेस में क्या होगा, फिर से काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में शुरू हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, लक्ष्य है मुझे तुमसे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में शुरू हो जाएगा, एंड लास्ट में क्या होता है, आफ्टर कोलिजन मतलब एक दूसरे के साथ फिर से कोई भी इंटरेक्शन किए बिना दो बॉडी जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। उसके बाद में हमने कोलिजन के टाइप्स का डिस्कशन शुरू किया था, एक हेड ऑन है, दूसरा ऑब्लिक है। पहले हमें डिस्कस करना है हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब क्या होता है, बिफोर कोलिजन जिस पाथ के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही थी बॉडीज, आफ्टर कोलिजन भी उसी पाथ के अलॉन्ग अगर ट्रैवल कर रही थी, उस कोलिजन को बोला जाएगा हेड ऑन कोलिजन। और हर एक टाइप के कोलिजन में हमने देखा है कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है, दो फोर्स है, एक दोनों के बिटवीन का फ्रिक्शनल फोर्स एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यहाँ पे टाइम ऑफ कांटेक्ट इतना कम होता है कि दोनों को हम कंसीडर नहीं कर पाते, इसलिए उनको क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। मतलब कोलाइडिंग बॉडीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा मतलब लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन बनेगा इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी m1 प्लस। उसके बाद में डिस्कशन शुरू किया था हमने अबाउट इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन कब होता है, जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जितनी थी उतनी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन अगर है तो उस कोलिजन को बोला जाएगा एज ए इलास्टिक कोलिजन। और उस केस में फिर हमने इक्वेशन लिख दिया, हाफ ऑफ m1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ वेरी गुड। और उस केस में अगर कोलिजन इलास्टिक है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर आहे तीन इक्वेशन, लिंक लागते ना स्टेप बाय स्टेप काय होते ते। आता याच्यानंतर आपण काय करणार आहे, खूप जास्त इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले बघणार आहे, ठीक आहे। त्या अगोदर हे सगळं एकदा व्यवस्थित क्लियर करा, व्हिज्युअलाइज करा, हे फ्रॉम स्टार्ट आपल्याला आठवलं पाहिजे, ही रिव्हिजन गरजेची आहे। एनएलएम वर पॉवर एनर्जीला कंपेअर करा। एनएलएम असं वाटतं की लिनियर मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम आता स्टडी केले आपण, बट ते जर मी पॉवर विचारलं किंवा एनर्जी विचारलं किंवा वर्क एनर्जी थेरम विचारला, असं वाटतं हे झालं होतं कधीतरी। कळतं ना डिफरन्स का होतोय, हा डिफरन्स मला तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा होता। ऍक्च्युअल मध्ये एनएलएम आपण लास्ट वीक मध्ये कंप्लीट केलाय, लिनियर मोमेंटम तर 20 डेज बिफोर घेतलं होतं आपण, तरी पण असं वाटतं की आता झालंय, सकाळीच बघितले होते, बरोबर आहे की नाही। आणि त्या कंपॅरिझन मध्ये वर्क एनर्जी थेरम असेल किंवा पॉवर असेल 2 दिवसापूर्वी झालाय, बट असं वाटतंय की झाला होता, बरोबर आहे की नाही। पॉवरचं विचारायला लागले, फॉर्म्युले व्यवस्थित आठवणारच नाही। का डिफरन्स होतोय हा, कारण एनएलएम च्या फर्स्ट डे पासून लास्ट डे पर्यंत मी आल्यानंतर फर्स्ट 10 मिनिट्स मध्ये स्टार्ट पासून एंड पर्यंत ते रिवाइज करत होतो। वर्क पॉवर एनर्जीला मी काय केलं, पॅटर्न थोडासा चेंज केला, जो पॉइंट आहे तो डायरेक्ट सुरू केला। कळतंय की नाही, म्हणजे रिव्हिजनचं काय इम्पॉर्टन्स आहे हे मला तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं होतं। म्हणजे जे लोक व्हॉइस नोट्स एकतर पाठवतच नाहीये त्यांनी लक्षात घ्या, तुमच्या सोबत असाच होणार, त्याला कोणी म्हणजे कोणी तुमच्या मदतीला येणार नाही, लक्षात घ्या। अजून नाही कळत त्या गोष्टी, 2-4 टॉपिक झाले असं वाटतं होऊन जाईल कव्हर, बट जेव्हा आपला 11th एनसीईआरटी कंप्लीट होईल, जर तुम्ही रेग्युलर व्हॉइस नोट सेंड करत नसले तर लक्षात घ्या झालेल्या टॉपिक मध्ये आपण नियर अबाउट 25 डेज पर टॉपिक आतापर्यंत दिले, आणि या 25 डेज मध्ये आपलं जे मॉड्यूल आहे त्यामध्ये नियर अबाउट 500 क्वेश्चन कमीत कमी 3 टाइम्स सॉल्व्ह केलेत आपण। हे सोडून टेस्ट पेपर, वर्कशीट हे सगळं वेगळं आहे, बट एवढे एफर्ट्स घेऊन पण तो टॉपिक तुम्हाला आठवणार नाही म्हणजे नाही। कधी, जर तुम्ही रेग्युलर एव्हरीडे याची रिव्हिजन केली नाही तर। कळालं ना, होतं काय मग आपल्याला वाटतं सर एवढा अभ्यास करतोय, फिजिक्सच करतोय है ना, 8 घंटे फिजिक्सच चालू आहे, लेक्चर प्लस जर सेल्फ स्टडीचा टाइम घेतला तरी पण असं का होतंय, तुम्ही किती अभ्यास करता याने फरक पडत नाही। कळालं ना, तुम्ही अभ्यास कसा करता याच्यावर सगळ्या गोष्टी डिपेंड करतात। काळाची गोष्ट सांगितली होती
तुम्हाला दगड टाकून टाकून पाणी प्यायचंय की स्ट्रॉ टाकून पाणी प्यायचंय हे तुम्हाला डिसाईड करायचंय. जगणार कुठल्या केसमध्ये आणि मरणार कुठल्या केसमध्ये हे तुम्हाला क्लिअर होईल त्या केसमध्ये. दोन गोष्टी ह्या इम्पॉर्टंटच आहे. हे 2 घंटे स्वतःसाठी ठेवाच. स्वतःसाठी म्हणजे गैरसमज करू नका. स्वतःबद्दल विचार करण्यासाठी, आयुष्य जगण्यासाठी, ते आपल्याला लाईफ टाइम करायचे नंतर. स्वतःसाठी इन द सेन्स होल सिलेबस रिव्हिजन पर डे. त्याचे मी 2 पार्ट सांगितले. एक एव्हरीडे व्हॉइस नोट्स. पण आता त्यामध्ये काही वादळ काय करतात, माझ्या समाधानासाठी, सॅटिस्फॅक्शनसाठी 38 सेकंदाच्या व्हॉइस नोट्स पाठवतात. 1 मिनिट 42 सेकंदाच्या व्हॉइस नोट्स पाठवतात. तुम्हाला काय वाटतं? मला बरं वाटेल? मला बरं जरी वाटलं त्याच्यामध्ये काय होणार मला सांगा बरं. 1.5 मिनिटामध्ये काय सांगणार तुम्ही? प्रोजेक्टाईल सांगणार आहे का, एनएलएम सांगणार आहे का, थ्रस्ट सांगणार आहे का, व्हेरिएबल मास सांगणार आहे का, एफबीडीचे कन्सेप्ट सांगणार आहे की पॉवर सांगणार आहे? आणि काही जण आहेत ज्यांचे प्रामाणिक व्हॉइस नोट जे आहेत ते 24 मिनिट्स ऑनवर्ड आहेत, है ना, 2-3 पार्टमध्ये सेंड करून. भाई याचे रिझल्ट्स ज्यांचे त्यांना माहिती आहेत. जो टॉपिक आपण खरंच व्हॉइस नोट्स प्रामाणिकपणे सेंड केली होती आणि रिवाइज रेग्युलर करत होतो, तो असा वाटतो की आत्ताच झालेला आहे. बरोबर नाही? एनएलएमचं परत मी एफबीडी वगैरे म्हटलं की सगळं रेडी असेल आपलं. हे जर तुम्हाला वाटत असेल की फायनल एक्झाममध्ये गेल्यानंतर किंवा एक्झामच्या 15 दिवस अगोदर जेव्हा आपल्याला पूर्ण सिलेबस रिवाइज करायचा असेल, पूर्ण सिलेबस म्हणतोय मी, ते पण बायोची टेस्ट आहे म्हणून बायोचे 4 टॉपिक नाही, झालाच नाही शिकून, असे कुठले कंडिशन नसेल, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट बायो, कंप्लीट केमिस्ट्री, तेव्हा तुम्हाला फिजिक्सने असे इंटरनल सिग्नल दिले पाहिजे. आपल्याला काही करायची गरज नाही, आहे सगळं आहे. तो टाइम कशाला द्या? बायोला द्या आणि केमिस्ट्रीला द्या. नाही, डिसेंबर जाईल, जानेवारी जाईल, फेब्रुवारी जाईल, फेब्रुवारी एंडपर्यंत सगळं व्यवस्थित चालत असतं. मग मार्चपासून 2 पार्ट पडतात, 2 पार्ट्या पडतात. एक फिजिक्स करणारे, एक फिजिक्स न करणारे. काही जण ठरवून घेतात की या फिजिक्सचं काही खरं नाही आहे, किती केलं आपल्याला काही येत नाही, याला द्या सोडून विषय. मी तुम्हाला सांगितलंय की ज्या दिवशी तुम्ही फिजिक्स सोडला त्या दिवशी तुमचं MBBS आणि BMS ॲटलिस्ट या 2 पार्टमधून तरी तुमचं नाव डिडक्ट झालं. कळालं ना? मग जोपर्यंत तुम्ही फिजिक्स सोबत आहे तोपर्यंत ॲटलिस्ट होप्स आहे. मी हे नाही म्हणत की नंबर लागणारच आहे, होप्स आहे. कळालं? नंबर लागेल की नाही लागेल हे कधी डिपेंड, कशावर डिपेंड करतं? शेवटच्या 20 मिनिट्समध्ये, पेपरच्या 3 आवर्सचे जे शेवटचे 20 मिनिट्स आहेत त्यामध्ये, तिथं आपल्याला क्लिअर झालेलं असतं आपलं काय झालंय आणि काय नाही झालेलं. मग आपण विचार करतो नेमकं रिझन कोणतं सांगावं, नवीन की जुनं. सिक्वेन्स चुकली ते आता लहान पोरं पण सांगतात, त्यामुळे ते जुनं झालं. मग नंतर वेळ नाही मिळाला, हां हे फिजिक्सला एकदम भारी रिझन आहे. बायो आणि केमिस्ट्रीमध्ये एवढा वेळ गेला, टाइमच नाही बघितला, आणि फिजिक्सला मग वेळच नाही मिळाला. मग हे रिझन आपण काय सांगायचे हे लास्टच्या 20 मिनिट्समध्ये आपण विचार करत असतो. खरं आहे का नाही? हे 200% खरं आहे. शेवटचे 20 मिनिट्स याच्यातच असतं आपला रिझन काय द्यायचे म्हणून. हे कोणाला? ज्यांना काहीच नाही आलं त्यांना, आणि ज्यांना येत असतं त्यांना 20 मिनिट्स कसे संपतात ते पण कळत नाही. बरोबर आहे का? काहीच बरोबर नाही, हे का नाही? वेगळंच सगळं. चलो, तो कम टू द पॉइंट. हे क्लिअर आहे आतापर्यंतचं. आता आपण काय करणार आहे बघा, या 3 इक्वेशन वरून V1 आणि V2 साठी फॉर्म्युले डिराईव्ह करणार आहे. ऍक्च्युअल डेरिव्हेशन खूप लेंदी आहे आणि त्यामधल्या कुठल्याही स्टेप आपल्या यूजच्या नाही आहे, त्यामुळे मी डेरिव्हेशन स्किप करतोय, डायरेक्ट फॉर्म्युला देतोय. जे डेरिव्हेशन नेसेसरी आहे ते मी एक्सप्लेन करतो, जे कुठल्या कामाचं नाही ते आपण स्किप करू. ठीक आहे? तो राईट डाऊन नेक्स्ट पॉइंट. व्हेलॉसिटीज ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन. व्हेलॉसिटीज ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन. Velocities of colliding bodies after collision. कोलिजन झाल्यानंतर कोलाइडिंग बॉडीची व्हेलॉसिटी, त्यामध्ये फर्स्ट बॉडीची व्हेलॉसिटी किती आहे? V1. आता याला व्यवस्थित बघा, हे खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे क्वेश्चन सोडवण्यासाठी पण आणि बाकी पुढे काही कंडिशन मध्ये आपल्याला यूज करायचं तिथं पण. तो V1 इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ M2. 2 कंपल्सरी है. अगर यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे M2 होगा. डिनोमिनेटर में हर बार M1 प्लस M2 ही रहेगा. प्लस यहाँ पे V1 है तो ये बनेगा M1 माइनस M2. डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 कंपल्सरी रहेगा. ये अगर M2 था, इसके साथ U2 आएगा तो इसके साथ U1 है. हे कन्फ्युजिंग आहे V1 आणि V2 चे, त्यामुळे नंबर कोणासोबत कुठे आहे ते लक्षात ठेवा. अभी सेम फॉर्मूला अगर मुझे V2 के लिए चाहिए तो ये 2 कंपल्सरी आएंगे. देखो V1 था तो M2 है, V2 होगा तो, एंड अगर M1 है तो उसके साथ डिनोमिनेटर ऑलवेज कॉमन होता है, M1 प्लस M2 हो गया. प्लस एक्सलेंट, वेरी गुड, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू
हे जर व्यवस्थित आठवले तर तिथं 80% प्रोबॅबिलिटी की तुमचा क्वेश्चन एक्झाम मधला सॉल्व्ह होऊ शकतो. परत एकदा बोर्डवर न बघता V1 इक्वल्स टू क्या था 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 मायनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस, परत एकदा V2 साठी 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस हे इथंच क्लिअर झालं पाहिजे, ठीक आहे ना. त्यामुळे असं डोक्याला स्ट्रेस द्या आणि सगळे इमेज आठवायचं ट्राय करा. V1 येतो ट्वाइस ऑफ m2 u2, दोन्हीकडे पण चारही ठिकाणी डिनोमिनेटर सेम है, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2. डिफरेंस कहाँ पे देखो, अगर V1 है तो 2 के साथ m2, m2 है तो उसके साथ ऑलवेज u2. अगर V1 है तो 2 के साथ m2, V1 है तो 2 के साथ m2, m2 है तो m2 के साथ u2, एंड अगर V2 है तो 2 के साथ m1, m1 के साथ u1. बाकी पूरा पार्ट सेम. क्लियर है. चला घ्या लिहून. वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन V1 एंड V2. V1 equals to 2m2 u2 upon m1 plus m2 plus m1 minus m2 into u1 upon m1 plus, सर रट्टा मारायला तुम्ही एक्सपर्टच आहात, त्यात काही डाऊट नाही आहे, ठीक आहे. देन V2 अगर है तो ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन नहीं प्लस, करेक्ट हो गया, ठीक आहे. एवढे एक्सपर्ट आहेत की एक्झाम मध्ये आलेला असा वर्ड न वर्ड सांगू शकतो. हा वर्ड एनसीईआरटीत नाहीच आहे. एवढं भयानक प्रिपरेशन आहे तुमचं, ठीक आहे. फक्त ते जर एक प्रॉपर वेनी केलं तर लक्षात घ्या विजय आपलाच आहे, ठीक आहे. V1 इक्वल्स टू क्या होगा फिर से 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू V2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू. हो गया क्लियर. आता हे फॉर्म्युले थोडेसे व्यवस्थित बघून घ्या. त्यानंतर आपल्याला याची रिलेटेड काही स्पेशल केस पाहिजे, जैसे कि केस नंबर 1. और आपको बोला है कि दो मासेस थे जिसमें m1 इज मच ग्रेटर देन m2 था, m1 इज मच ग्रेटर देन m2 है. तो अगर ये सिचुएशन है कि m1 मच ग्रेटर देन m2 है तो V1 V2 का क्या होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूले चाहिए. तो क्या होगा देखो बोर्ड पे ध्यान दो कि m1 अगर m2 से 2 मच ग्रेटर है तो यहाँ पे जो ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 है ये अप्रोक्सीमेटली 0 ही बन जाएगा, कारण m2 इतका छोटा है कि जवळपास 0 है आणि m1 खूपच जास्त मोठा है, इसलिए ट्वाइस ऑफ m2 बन गया 0, 0 अपॉन एनीथिंग बनेगा 0. आगे ये कौन है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, सांगा किती येईल. m1 इतका मोठा आहे आणि m2 जवळपास 0 आहे. मग हा m1 मायनस 0, m1 प्लस 0, m1 अपॉन m1 0 दिलेला नसतो हा, बट हा एवढा यांच्यामध्ये डिफरन्स असतो की अप्रॉक्सिमेटली आपण त्याला 0 कंसिडर करतो, ठीक है. रेशियो जो आने वाला है उसके लिए. अब यहाँ पे बोलो m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कितना बनेगा 1 2 3 2. कसं हे m2 गेलं 2 m1 अपॉन m1 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 कैंसिल होके क्या बचा 2, एंड यहाँ पे m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. कळलं हे. बाकी काढा आता V1 V2. आणि या V1 V2च्या यानंतरच्या व्हॅल्यू पार्ट नका करू, या प्रत्येक वेळी अशाच काढायच्या, खूप कन्फ्यूज करतात. क्या होगा देखो, हमें V1 चाहिए, उसमें क्या है कि ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 को हमने 0 बोला है, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा. यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V1 इक्वल्स टू क्या बनेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये प्लस 1 इंटू u1 है, यानी V1 बनेगा ऑलवेज इक्वल्स टू u1. सेम वे अभी V2 चाहिए. V2 के लिए m1 अपॉन m1 प्लस m2, इसको हमने 2 बोला है, तो ये V2 इक्वल्स टू क्या होगा ट्वाइस ऑफ
u1. आता m2 मायनस m1 को हमने -1 बोला है, -1 इंटू u2 म्हणजे माइनस ऑफ u2. v2 इक्वल्स टू आ गया ट्वाइस ऑफ u1 माइनस ऑफ u2. कब m1 इज मच ग्रेटर देन m2 है तब. म्हणजे काय होईल बघा, जब दो बॉडी कोलाइड हो रही है, एक बॉडी एवढी है, दूसरी बॉडी एवढी है, तो ये पीछे से आके ये छोटे बॉडी को कोलाइड हो रही है, कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद में सेपरेशन होगा, याला फरक पडणार आहे काही पवन. इसलिए v1 बनेगा इक्वल्स टू, बट या बिचाऱ्याचं काय होतं बघितलं का, ट्वाइस ऑफ u1 माइनस u2, ट्वाइस ऑफ u1 माइनस ऑफ u2. एंड इसमें और एक कंडीशन हो सकती है कि अगर इफ u2 इक्वल टू 0, याचा अर्थ काय होतो, अगर ये पहले शांत बसला होता, रेस्टला होता, तो उस केस में इसकी वेलोसिटी कब बनेगी, कितनी बनेगी, ट्वाइस ऑफ u1. एवढा घाबरून जाईल बिचारा, डबल वेलोसिटीनी पळेल. कळालं ना, कोणाच्या डबल वेलोसिटीनी, याच्या. ठीक आहे, बट हे कधी हे असं असेल तर. डायग्राम राहू द्या बाजूला, बरं वाटेल मग जरा. हो गया. नेक्स्ट, अभी सेकंड केस में हम क्या करेंगे, अभी m1 मच ग्रेटर देन m2 था, अब क्या होगा, उल्टा होगा, यानी m2 will become much greater than m1. परत तेच, when m2 is much greater than m1 है, तो यहाँ पे ये चारों की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. देखो यहाँ पे कौन है, m2 ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या होगा 2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 -1. वेरी गुड. यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 0, ये m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस इक्वल टू प्लस. अभी v1 v2 कैलकुलेट कर सकते हैं, करो. क्या होईल बघा, v1 के लिए ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 2, तो v1 क्या बनेगा 2u2. m1 माइनस m2 कितना है -1, तो ये बनेगा 2u2 माइनस ऑफ u1. एंड v2 के लिए क्या होगा 2m1, ये 0 है, तो ये क्या बनेगा सीधा सीधा v2 इक्वल्स टू u2. v2 इक्वल्स टू म्हणजे काय होतंय, ये सिचुएशन है. ये सिचुएशन में ये छोटी बॉडी जाके दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड होगी, याला परत काही फरक पडणार आहे. इसलिए जो u2 था वही v2 है, v2 इक्वल्स टू u2. बट हा बिचारा परत एकदा काय होते याचं बघा, जो वेलोसिटी से जा रहा था अभी वो ट्रैवल करेगा विथ 2u2 माइनस ऑफ u1. लेकिन अगर वहां पे बोला जाता है कि जो टारगेट है मतलब सेकंड बॉडी है, अगर वो रेस्ट में थी, मतलब इफ u2 इक्वल्स टू 0 था, तो क्या होगा v1 इक्वल्स टू जाईल टक्कर खाईल, परत डबल स्पीडनी परत जाईल. कोण, हा मागचा छोटा बॉडी, छोटी बॉडी, कळतंय का. एंड ये लार्ज बॉडी के साथ क्या होगा, काहीच फरक नहीं पड़ना, रेस्ट में थी रेस्ट में रहेगी. काय, हाँ हो हो u2 0 आहे, म्हणजे हा काय येईल फक्त, व्हेरी गुड, v1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ u1, म्हणजे हा रिबाउंड करेल, सेम वेलोसिटीनी पाठीमागे येईल, माइनस ऑफ u1. Next, write down case number 3. If
हाँ काहीला आता लहान मोठे झाले आता इक्वल असतील, तो केस नंबर 3 में क्या होगा, इफ m1 बिकम्स इक्वल टू m2, तो m1 अगर m2 के इक्वल है क्या होगा, 1 by 1 फिर से क्या होगा, ये 2m अपॉन 2m क्या आएगा 1, कसं आलं 2m, m प्लस m, कारण दोघं इक्वल आहेत. यहाँ पे m माइनस m म्हणजे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये कितना हो गया, फिर से ये कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना होगा, एंड फिर से m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना होगा. तो अभी इसके ऊपर से v1 एंड v2 चाहिए. बोलो v1 हे किती आहे 1 इंटू u2 म्हणजे फक्त u2 आणि v2 बनेगा हाँ u1, मतलब उनकी वेलोसिटीज क्या होने वाली है, सिर्फ एक्सचेंज होने वाली है. ठीक है, इसमें अगर फिर से सेकंड बॉडी रेस्ट में है, मतलब अगर इफ u2 इक्वल टू 0 है तो v1 इक्वल टू 0 एंड v2 बनेगा इक्वल्स टू u1. याचा अर्थ काय होतोय, v1 0 है मतलब कोलिजन के बाद में फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ गई एंड सेकंड बॉडी मोशन में सेट हो गई. पहले कोलिजन से पहले क्या था, फर्स्ट बॉडी मोशन में थी विथ u1, सेकंड बॉडी रेस्ट में थी इसलिए u2 0 था. तो ये हो गई स्पेशल केसेस रिलेटेड टू हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. कौन सा कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. फॉर देखा फ्रॉम स्टार्ट आज हमने शुरू किया था डिस्कशन अबाउट कोलिजन. क्या है कोलिजन, मतलब इट इज एन इवेंट जिसमें क्या होता है, 2 और मोर बॉडीज वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रांग फोर्स एक्सर्ट करती है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम चेंज होता है. लेकिन कोलिजन की केस में हर बार बॉडी का रियल कांटेक्ट होगा नहीं होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता है. उसके बाद में हमने देखा था कि जब कोलिजन होता है उसको हम 5 स्टेज में सेपरेट करते हैं. एक बिफोर कोलिजन है तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा. उसके बाद में कॉम्प्रेशन स्टेज आती है, मतलब कोलिजन शुरू हो चुका है, मतलब क्या हो चुका है, काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन शुरू हो चुका है. उसके बाद में आती है मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्टेज, जिसमें क्या होता है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती थी हो गई. उसके बाद में एक्सपांशन स्टेज शुरू होगी, मतलब क्या होगा, अगेन पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में, एंड सेपरेशन के बाद क्या होगा, कोई भी इंटरेक्शन का फोर्स नहीं होगा. उसके बाद में हमने कोलिजन को 2 टाइप में डिवाइड किया था, एक था हेड ऑन, दूसरा था ऑब्लिक. हेड ऑन मतलब बिफोर कोलिजन जिस पाथ के ऊपर कोलाइडिंग बॉडीज ट्रैवल कर रही थी, आफ्टर कोलिजन भी सेम पाथ के अलोंग ट्रैवल करेगी. एंड ऑब्लिक में क्या होगा, आफ्टर कोलिजन उसका पाथ सेम नहीं होगा. तो अभी डिस्कशन करना है ओनली अबाउट हेड ऑन कोलिजन. और हेड ऑन कोलिजन में भी हमने 3 टाइप ऑफ कोलिजन देखने हैं, एक इलास्टिक, एक इन इलास्टिक, एक परफेक्टली इन इलास्टिक. तो उसमें हमने डिस्कशन किया है ओनली अबाउट हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. तो उसके लिए हमने स्टार मार्क करके लिखा था कि कोलिजन की प्रोसेस में जो फ्रिक्शन है एंड ग्रेविटी है उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब कोलिजन की प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कोलाइडिंग बॉडीज के ऊपर, एंड अगर फोर्स एक्सटर्नल एक्ट नहीं हो रहा है तो लीनियर मोमेंटम ऑलवेज, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है तो इसका मतलब m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू होगा m1 v1 प्लस, एंड ये कोलिजन अगर इलास्टिक है तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल होती है टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. इसका मतलब हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस, एंड इसके साथ और एक कंडीशन होती है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑलवेज इक्वल टू होती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, यानी यहाँ पे क्या होगा, u1 माइनस u2 बनेगा इक्वल टू, एंड ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमने v1 एंड v2 के लिए फॉर्मूले डिराइव किए थे, जिसमें v1 था ट्वाइस ऑफ m2 u2, परत एकदा v1 था ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, म्हणून आवाज वाढलाय तुमचा है ना. देन v2 था
एक्सलेंट, वेरी गुड। फिर उसके बाद में आ गई स्पेशल केसेस। केस 1 थी इफ m1 इज मच ग्रेटर देन m2, तो वहां पे क्या होता है, सब कुछ होता है। क्या होता है, v1 इक्वल्स टू u1 एंड v2 इक्वल्स टू, देन अगर m2 मच ग्रेटर देन m1 है एंड v2 इक्वल्स टू, वेरी गुड, एंड अगर m1 एंड m2 इक्वल है तो वेलोसिटीज क्या होती है, एक्सचेंज होती है। कळालं? तर ये हो गया ऑल अबाउट हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। परत एकदा 2 मिनिटांमध्ये फ्रॉम स्टार्ट। पहले कोलिजन क्या है, इवेंट है जिसमें कोलाइडिंग बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करती है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद में जब कोलिजन होता है तो कॉन्टैक्ट एक्चुअल में होगा नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता है। 5 स्टेज, बिफोर कोलिजन, कॉम्प्रेशन स्टेज, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्टेज, एक्सपांशन स्टेज, आफ्टर कोलिजन। उसके बाद में हर एक कोलिजन में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, m1 u1 plus m2 u2 इक्वल टू m1 v1 plus m2। देन अगर कोलिजन इलास्टिक है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम होगी, मतलब हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर। एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब u1 माइनस u2 इक्वल्स टू होगा v2 माइनस, हो गया। उसके बाद में तीनों को कंबाइन करके दो फॉर्मूले डिराइव किए थे एकदम हड़ू, v1 इक्वल्स टू 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, एंड v2 इक्वल्स टू 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, बरोबर म्हटले असेल असं एक्सपेक्ट करू, ठीक है। देन केस नंबर 1 में m1 इज मच ग्रेटर देन, केस नंबर 2 में m2 इज मच ग्रेटर देन एंड m1 इक्वल्स टू m2, तो वहां पे क्या होता है, वेलोसिटीज एक्सचेंज होती है। क्लियर आहे? हेच जर आज दिवसभरामध्ये झोपण्या अगोदर 4-5 वेळा तुम्ही केलं तरी पुढचे 15 दिवस तुम्हाला रीड करायची गरज पडत नाही। पुढच्या 15 दिवसामध्ये अगर जर या सायकल 9 टाइम्स रिपीट झाल्या तरी पुढचे 15 महिने परत तुम्हाला रीड करायची गरज पडत नाही। कळालं ना? बट जर आज आपण ठरवलं की याला मला बघायचंच नाही, उद्या बघा डायरेक्ट आठवून, डायरेक्ट 70% फॉर्मॅट झालेलं असतं। आणि जर एक्सपेरिमेंट करायचंच असेल तर 7 दिवस त्याला बघूच नका, 8व्या दिवशी तुमच्या लक्षात येईल की हे झालं होतं कुठेतरी पण ब्रेननी त्याला ठेवलंच नाही आता। कळालं? नेक्स्ट, लॉस ऑफ कायनेटिक एनर्जी इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। अब देखो कोलिजन की केस में, कोलिजन होने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी रेफरेंस के लिए एक बॉडी के लेते हैं वो कितनी होगी, हाफ ऑफ m1 इंटू u1 का स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे एज ए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पवन। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है तो उस केस में जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है हम उसको लिखेंगे डेल्टा ऑफ की। डेल्टा ऑफ की मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे, फाइनल नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल, कारण फाइनल कमी होणार है, वाढते का काइनेटिक एनर्जी, पागल। ठीक है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसका मतलब क्या होगा, 1/2 m1 इन ब्रैकेट, हाँ, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो ये बन गया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, देखो न्यू पॉइंट डिस्कस करना शुरू किया है हमने, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला। उसके लिए हमने क्या किया, रेफरेंस के लिए किसी भी एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ली। तो बिफोर कोलिजन है हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वेअर, आफ्टर कोलिजन है हाफ ऑफ, आता लॉस काढायचा म्हणजे दोघांची सबट्रॅक्शन घ्यायची आहे। तर आपण काय केलं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर। बट 1/2 m1 1/2 m1 कॉमन होता, बाहेर काढला, ब्रॅकेट मध्ये काय राहिलं, u1 स्क्वेअर माइनस u2 स्क्वेअर, u1 स्क्वेअर माइनस v1 स्क्वेअर। क्लियर इथपर्यंत? चल घ्या लिहून। हो गया। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब फ्रैक्शनल लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
तो ये बनेगा डेल्टा ऑफ के ई अपॉन के आई। क्या होता है फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आगे हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज में क्या होता है चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, हेच करतो ना आपण, फायनल मायनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फक्त इथं इनिशियल जास्त होतं म्हणून इनिशियल मायनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो ये डेल्टा के ई अपॉन के आई, इसको क्या बोलना है फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा देखो डेल्टा के ई यहाँ पे क्या है, डेल्टा के ई मतलब 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। कळतंय का बघा काय केलं आपण, डेल्टा की यहाँ पे था पुट कर दिया, के आई इतना है इसको पुट किया, तो क्या होगा अब जाके 1/2 m1 m1 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस v1 अपॉन u1 का स्क्वायर। तो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के ई अपॉन के आई इक्वल्स टू क्या मिला एक्सप्रेशन 1 मायनस v1 अपॉन u1 का स्क्वेअर। हे कळतंय का बघा, फक्त काय केलं आपण इथं हे u1 स्क्वेअर माइनस v1 स्क्वेअर अपॉन u1 स्क्वेअर असं राहिलं होतं, तो यहाँ पे बस इनको सेपरेट किया तो ये बना u1 स्क्वेअर अपॉन u1 स्क्वेअर माइनस v1 स्क्वेअर अपॉन v1 स्क्वेअर, पवन u1 स्क्वेअर तो ये 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर, ये हो गए फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी इस इक्वेशन में हमें v1 की वैल्यू पुट करनी है, v1 कहां से, वेरी गुड 2m2 u2 अपॉन प्लस, वेरी गुड, करो पुट, खरंच खरंच खोटं थोड़ी दे, क्या बोला मैंने समझ में आ रहा है। यहां पे इस एक्सप्रेशन में हमें पुट करना है v1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, बट इथं आपण फक्त फर्स्ट बॉडी से रिलेटेड डिस्कशन करतोय तो ये पूरा पार्ट पहले बनेगा क्योंकि m2 0 है तो ये बनेगा 0, यानी v1 को क्या पुट करना है हमें, वेरी गुड m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये पुट करना है यहां पे। आता डायरेक्ट ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन करायचेत आपल्याला, होतं मग नाही एकच बॉडी कन्सिडर केली म्हणजे एका बॉडीची कायनेटिक एनर्जी घेतली, इथं u2 यासाठी नाही घेतली की ती 0 होते, लॉस कुठला घेतोय आपण फक्त फर्स्ट बॉडीच्या कायनेटिक एनर्जीचा, त्यामुळे हा u1 आलाय त्याच्या सोबतच्या सगळ्या टर्म्स आपल्याला घ्यावा लागतील। तो क्या होगा पहले u1 कैंसल, u1 कैंसल करने के बाद क्या बचेगा डेल्टा के ई अपॉन के आई इक्वल्स टू बचेगा 1 माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। काय केलं आपण फक्त या v1 ला या ब्रॅकेटने रिप्लेस केलं, बट इथं डिनॉमिनेटरला u1 होता, u1 कट झाला म्हणून v1 ची व्हॅल्यू पुट केली, त्याचा स्क्वेअर केला, ब्रॅकेटचा स्क्वेअर होता सेपरेट स्क्वेअर घेतला, आपण असे लिखू शकतो का a बाय b का होल स्क्वायर है, हम उसको a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स अलाउ करता है, मतलब ये भी करेक्ट है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर करो फिर, म्हणजे मी रोज लेक्चर घेतो मी ते बघायला येतो फक्त, हां इथे जो बाला शेती बोलतो इकडे दोन करायला झोप, इकडे दोन करायला झोप काय करतो, हे लिहून झाले का सगळ्यांचं, हे मी रब करणार आहे, चला ज्यांचं बाकी लिहून घ्या पटकन। इसके बाद में क्या होगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, एक्सपांशन है, नहीं कळालं काहीच फरक पडत नाही, फाइनल फॉर्मूला मी सांगेल तेवढा लक्षात ठेवा फक्त, ठीक है। तो इसका सिंप्लिफिकेशन क्या होगा, डेल्टा फॉर के ई अपॉन के आई इक्वल्स टू, आता बघा हे 1 असंच राहील माइनस
a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है एक्सपेंशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो गया. अब डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, इथं पण तेच करायचं. काय येईल थोड़ा वेळ त्याला रोक द्या. अभी सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये 1 इंटू बनेगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. अब करो एक्सपेंशन, क्या होगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 माइनस, अभी ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 माइनस m2 का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर कॉमन सेम रहेगा, दैट इज m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर कैन्सल, तो 2m1 m2 प्लस 2m1 m2. तुम्ही फक्त आता हे एवढंच लक्षात ठेवलं तरी चालेल. डेल्टा कायनेटिक एनर्जी अपॉन कायनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. हाच फॉर्म्युला अप्लाय करून आपण फ्रॅक्शनल लॉस ऑफ कायनेटिक एनर्जी कॅल्क्युलेट करणार आहे. बट कधी कधी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे प्रत्येक वेळी या रिलेटेड थ्योरेटिकल येतात, ऑप्शन में अगर इसके साथ ऐसा भी ऑप्शन दिख रहा है, कैसा ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी का लॉस अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 का स्क्वायर प्लस 4m1 m2. हे दोन्ही बघून घ्या, हे दोन्ही पण इक्वली इम्पॉर्टंट आहे, सेमच आहे. पण हे आलं कुठून, इथं 4m1 पण हे कसं आलं कोण सांगणार. तुम्ही ऐकू ना, तुम्ही लिहून घ्या, मला यांना काम नाही थोडा वेळ, त्यामुळे मी गप्पा मारत असतो. वेरी गुड, तू सांग. एवढा टाइम घ्यायची गरज नाही. a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, उसके एक्सपेंशन के दो फॉर्मूले जो तुम्हाला माहिती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो तुम्हाला माहित नाही है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तोच यूज केला आपण, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab. बरोबर आहे का, हो गया क्लियर. फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन कौन सा कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. परत एकदा आज डिस्कस शुरू किया था अबाउट कोलिजन. क्या होता है कोलिजन, मतलब इवेंट जिसमें 2 और मोर बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करती है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और उसमें हमने देखा था कि बॉडी का एक्चुअल कांटेक्ट होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा. देन कोलिजन की 5 स्टेज, फर्स्ट वन बिफोर कोलिजन, देन कॉम्प्रेशन स्टेज, देन मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्टेज, देन एक्सपेंशन स्टेज, देन वेरी गुड. ह्या स्टेजेस तुम्हाला नाही आठवले तरी चालेल, बट प्रोसेस आठवली पाहिजे, ठीक है. उसके बाद में हमने कोलिजन के 2 टाइप देखे थे, हेड ऑन एंड ऑब्लिक. हेड ऑन में क्या होता है, पाथ सेम होता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन में या फिर ऑब्लिक कोलिजन में हर बार ग्रेविटी का फ्रिक्शन का फोर्स निगलेक्ट करेंगे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, मतलब लीनियर मोमेंटम ऑलवेज, एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा तो m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 u1 plus m2. लेकिन अगर यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन रिमेन सेम और कांस्टेंट एज दैट ऑफ आफ्टर कोलिजन. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, तो हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, एंड इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस, एंड इनको कंबाइन करके हमने 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव किए थे एकदम हड़बड़. v1 इक्वल्स टू 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इकडे u1 तिकडे u2. बस. अब v2 इक्वल टू क्या था, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है. उसके बाद में स्पेशल केस, फर्स्ट केस में m1 इज मच ग्रेटर देन, देन m2 इज मच ग्रेटर देन, एंड m1 इक्वल्स टू हो गया. उसके बाद में डिस्कशन शुरू किया था अबाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. उसके लिए क्या किया हमने, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की कंसीडर की, है ना. कोलाइड होने वाली 2 बॉडी है, लेकिन फर्स्ट बॉडी से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे, तो वहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m1,
लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, तो हाफ ऑफ m1 इन ब्रैकेट u1 स्क्वायर माइनस, उसके बाद में शुरू किया था डिस्कशन अबाउट फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1/2 m1 ब्रैकेट ऑफ u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 1/2 m1 u1 स्क्वायर, 1/2 m1 1/2 m1, तो क्या बचा 1 माइनस v1 अपॉन u1 होल स्क्वायर, एंड उसका ही सिंप्लीफिकेशन v1 को पुट करने के बाद आता है 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, या फिर 4m1 m2 अपॉन प्लस 4m1 m2, हो गया एवढंच आहे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, if difference in mass is maximum, if difference in mass is maximum, then loss of kinetic energy is minimum, loss of kinetic energy is minimum। m1 m2 जब कोलाइडिंग बॉडीज है उनके मासेस के बिटवीन डिफरेंस अगर ज्यादा है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, एंड इसका एक कॉमन स्टेटमेंट क्या होगा, इफ डिफरेंस इज मिनिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड इसी के ऊपर से स्टार मार्क करके लिखो, इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 है तो काइनेटिक एनर्जी का 100% लॉस होता है। बघितलं ना आपण, पहिली बॉडी सेकंड बॉडी रेस्टला होती, फर्स्ट बॉडी जर स्ट्राइक करते वेलोसिटी एक्सचेंज होते, म्हणजे पहिली बॉडी रेस्टला येते, म्हणजे 100% 100% जेवढी आहे तेवढी देऊन टाकते, ठीक है। कब m1 इक्वल्स टू m2 है, स्टार मार्क करके लिखा, इफ m1 इक्वल्स टू m2 देन डेल्टा के ई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 100%। नेक्स्ट, इफ m2 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ m1, बऱ्याच वेळा आपल्याला सांगितलेलं असतं m2 डबल है m1 के, m2 ट्रिपल है m1 के, m2 हाफ है m1 के, तो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो फॉर्मूला क्या था, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का, इसमें m2 को पुट करना है n टाइम्स ऑफ m1, क्या होगा, देखो m1 की जगह पे m1 रहेगा बट m2 रिप्लेस होगा, तो ये m1 का स्क्वायर इनटू क्या आएगा n, कसं स्क्वेअर सांग बरं मला पण, हो व्हेरी गुड, फाइनल आन्सर करेक्ट आहे, मला वाटलं इथे n चा स्क्वेअर म्हणतो, m1 एज इट इज, खूप होशियार है ठीक है, m1 एज इट इज, m2 का मतलब कौन होगा, n टाइम्स ऑफ m1 का स्क्वायर, दोनों में से m1 कॉमन लेंगे, बाहर आने के बाद स्क्वायर होगा, ऊपर का m1 स्क्वायर नीचे का m1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन मिला 4n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर। म्हणजे आपल्याला जर सांगितलं असेल की फर्स्ट बॉडी का मास सेकंड बॉडी के डबल है, तो बाकी सगळं सोडून देणार आपण, इथं 2 पुट करणार, 2 स्क्वायर 4 4 अपॉन 3 स्क्वायर 16/9, हाँ 4n अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर, बरोबर, n स्क्वायर नहीं, m1 स्क्वायर कैंसिल झाला है, परत एकदा n कितना है 2 है, तो क्या आएगा 4 इंटू 2 8/9, 8/9 म्हणजे 88%, ठीक है, ये असेच एग्जाम्पल है त्याच्यावर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मध्ये, हो गया फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है काइनेटिक एनर्जी रिटेन बाय द बॉडी आफ्टर कोलिजन, रिटेन बाय द बॉडी म्हणजे लॉस झालेली सोडून, नाही कळालं, 100 होते 20 खर्च केले, किती झाले, किती राहिले 80, मग 80 काय म्हणणार आपण, ते काय केले आपण रिटेन केले, ठीक है, तो रिटेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस फ्रैक्शनल लॉस, और वो आता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, नाही डायरेक्ट सांगितलं मी, 1 माइनस परत तेच प्रोसेस करावं लागेल आपल्याला, डेल्टा के ई अपॉन के आई म्हणजे 1 माइनस 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, फिर उसको एक्सपांड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो विल गेट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। कळलं, म्हणजे आज आपल्याला फक्त फॉर्म्युले पाठ करायचे,
head-on elastic collision. This is all about head-on elastic collision. Head-on elastic collision. परत एकदा from start. पहले collision, it is an event, strong force, very short time. ठीक है, contact होगा नहीं होगा फर्क नहीं पड़ेगा. collision की 5 स्टेज. before collision compression stage, maximum compression stage, expansion stage. very good. then collision होता है head-on and oblique. उसमें head-on का मतलब वेरी गुड. ठीक है, हर बार लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस. अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, मतलब हाफ ऑफ. वेरी गुड. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम होगी, यानी u1 माइनस u2 इक्वल्स टू होगा v2 माइनस. इनको कंबाइन करके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एकदम हड़बड़ू. v1 इक्वल्स टू 2m2 u2 upon m1 plus m2 plus into u1. Very good. Then v2 equals to into u2. हो गया. स्पेशल केस में m1 is much greater than m2, m2 is much greater than m1, m1 equals to. त्यानंतर सिंपल पॉइंट, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई किती होती, हाफ m1 इन ब्रॅकेट u1 स्क्वेअर मायनस v1 स्क्वेअर. देन फ्रॅक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 मायनस v1 अपॉन u1 का होल स्क्वेअर, म्हणजेच 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वेअर, म्हणजेच 4m1 m2 अपॉन m1 मायनस m2 का होल स्क्वेअर प्लस 4m1 m2 अँड लेस द डिफरन्स लॉस विल बी मैक्सिमम. याचा अर्थ m1 इक्वल्स टू m2 अगर है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 100%. लेकिन अगर m2 बोला है n टाइम्स ऑफ m1 है तो डेल्टा के ई अपॉन के आई 4n अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर. हो गया. दिस इज ऑल अबाउट हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. इन इलास्टिक कोलिजन. लेकिन ये इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ने के लिए हमें और एक छोटी सी कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज coefficient of restitution is defined as okay, very good. Coefficient of restitution is defined as the ratio of velocity of separation to the velocity of approach. Velocity of separation to the velocity of approach. Velocity of separation to the velocity of approach. यानी कि डिनोटेड बाय होगा E, गिवन बाय E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा ही नहीं, क्योंकि रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज है. ठीक है, स्मॉल e इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हमने डिफाइन किया है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी स्मॉल e इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. हो गया. अभी स्टार मार्क करके लिखो. इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, आठवता है का v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2, यानी इनका रेशियो कितना आएगा 1. तो स्टार मार्क करके लिखो. इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, E equals to 1. If collision is perfectly elastic, E equals to 1. Next, स्टार मार्क करके लिखो नेक्स्ट पॉइंट भी. If collision is perfectly inelastic, if collision is perfectly inelastic, ब्रैकेट में लिखो, it means colliding bodies stick together
स्टिक टुगेदर, चिकटतात एकमेकांना आफ्टर कोलिशन. आफ्टर कोलिशन उसको क्या बोला जाता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन. E इक्वल्स टू 0. देयरफॉर E इक्वल्स टू क्या रहेगा? का बरं? एकमेकांना स्टिक केलंय म्हणजे रिलेटिव्ह वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 झाली. 0 अपॉन एनीथिंग 0. तो E भी कितना बन गया? 0. ठीक आहे. कुठं होतं असं? बुलेट फायर केली वुडन ब्लॉक मध्ये, बुलेट घुसली मध्ये पण निघालीच नाही, दोघं सोबत मूव्ह झाले. NLA मध्ये सोडवलीत आपण. ठीक आहे. किंवा क्ले घेतला, चिखल, आणि भिंतीवर फेकून मारला, भिंतीला चिकटला, काय झालं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन. मतलब E इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो. इनइलास्टिक कोलिशन ना परफेक्टली इलास्टिक आहे ना परफेक्टली इनइलास्टिक आहे. कुठला आहे? इनइलास्टिक कोलिजन. म्हणजे तेच प्रॅक्टिकली होतं. इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, उसमें क्या होगा? E जो है 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा होगा. परफेक्टली इनइलास्टिक. E इक्वल टू 1 परफेक्टली इलास्टिक, E इक्वल टू 0 परफेक्टली इनइलास्टिक. बट इनइलास्टिक बोला है म्हणजे परफेक्टली नाही आहे. त्या केसमध्ये 1 से छोटा है 0 से बड़ा होता है. कौन? E म्हणजे कौन? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है. फिर से एक बार, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? अगर कोलिजन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है तो इक्वल्स टू परफेक्टली इनइलास्टिक है तो, एंड अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो वेरी गुड. ठीक है. अब फिर से वही सारी प्रोसेस रिपीट होगी कि अगर यहाँ पे कोलिजन हो रहा है तो हम ग्रेविटी के फोर्स को एंड फ्रिक्शन के फोर्स को निग्लेक्ट करेंगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं होगा. तो कोलिजन में क्या होगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा. अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा मतलब m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू होगा m1v1 प्लस m2v2. पण यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, तो हाफ ऑफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2u2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू, वहां पे इक्वल नहीं होगा. ठीक है. एंड u1 माइनस u2 इक्वल्स टू क्या होगा? नहीं होगा. वहां पे होगा v2 माइनस v1 इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2. हा रेशो होता की नाही, तिथून E येईल. ठीक आहे. म्हणजे त्या कंडिशन्स इकडं ऍप्लिकेबल नाही आहे. तर नवीन कंडिशन घेऊन आपल्याला परत व्हेलॉसिटीज ऑफ द बॉडीज मिळतात आफ्टर कोलिजन. v1 इक्वल्स टू, तिकडे काय होतं? v1 2m2 एक्सलंट. v2 काय होता? इकडं असंच काहीतरी. आता व्यवस्थित बघा. m2 इन ब्रॅकेट 1 प्लस e इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस e टाइम्स ऑफ m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2. म्हणजे जर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक असेल, E इक्वल टू म्हणजे परत 1 प्लस 1 काय येईल? 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 मायनस E1 आहे म्हणजे m1 मायनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, आहे तिकडचाच फॉर्म्युला, बट हा E चेंज झाल्यामुळे आपल्याला हा चेंज करावा लागतो. v2 काय येईल सांगू शकता? आता सांगा. m1, लयच हुशार झाले तुम्ही. m1 प्लस m2 प्लस v1 and v2. आता एवढं भारी आन्सर सांगितलं, परत बघून लिहित आहे न बघता लिहित.
P1 is equal to into 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 U1. नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन स्पेस इन इलास्टिक कोलिजन, इन स्पेस इन इलास्टिक कोलिजन. कळतं का? स्पेस SPAC. हे बघा, इन इलास्टिक कोलिजन वेगळं आणि इन स्पेस इन इलास्टिक कोलिजन हे वेगळं, म्हणून स्पेस होता तो. तुम्ही तो लिहिला का SPAC? पाऊस पडेल का? पडेल. कुठलं कोलिजन आहे? इन इलास्टिक कोलिजन असं सांगावं लागेल. ठीक आहे. लॉस ऑफ कायनेटिक एनर्जी कोणत्या कोलिजन मध्ये? इन इलास्टिक कोलिजन मध्ये. काय काय परत बोल. किती फॉर्म्युले आहेत तसे, अजून सुरुवात नाही आली बेटा. 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वेअर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेअर. आता इथं ई म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अगर यहाँ पे बोला होता कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो उस केस में E इक्वल्स टू लेना पड़ता. तो वहां पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर. ठीक है. अगर बोला जाता कि कोलिजन कौन सा है? परफेक्टली, हाँ एक मिनट, ये कहां पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो वहां पे E इक्वल्स टू कितना आता? 0. E 0 आता तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी काय झालं? 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर. लेकिन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E इक्वल्स टू कितना है? 1. तो यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 0 इंटू एनीथिंग, यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होतच नाही, म्हणजे 0 असतो. ये कहाँ पे? परफेक्टली इलास्टिक में. ये कहाँ पे? परफेक्टली इन इलास्टिक में. आणि हा कुठला? इन इलास्टिक. आज रात्री झोपेत बडबडली पाहिजे तुम्ही फॉर्म्युले. फक्त स्टार मार्क करून लिहा एक पॉइंट. इफ बॉडीज आर ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन, if bodies are traveling in the same direction then u1 minus u2. If bodies are traveling in the same direction then u1 minus u2. but if bodies are traveling in the opposite direction तो या ब्रॅकेट मध्ये फक्त काय करावं लागेल आपल्याला? u1 प्लस u2 लेना पडेगा. म्हणजे असं कधी सांगितलं एक बॉडी इकडे चालली है u1, दूसरी बॉडी इकडे येते u2, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा u1 प्लस u2 का स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन है. एंड अगर सेम डायरेक्शन में मतलब फर्स्ट बॉडी इधर u1, सेकंड बॉडी भी इधर u2, तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर. क्लियर है? सो ये हो गया ऑल अबाउट इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. हो गया. अभी इससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट बचा है, आज फक्त तेवढाच घेऊ, बाकी कोलिजन उद्या घेऊ. ठीक आहे. डन. काय
ऑब्लिक कोलिजन, छोटासाच पॉइंट आहे. काय 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 टप्पे टप्पे बी आज जाणार आहे. राईट डाऊन ऑब्लिक कोलिजन असं म्हणायचं असतं ते. झाला 1 मिनिट. राईट डाऊन ऑब्लिक कोलिजन. ऑब्लिक कोलिजन. आता ऑब्लिक कोलिजन मध्ये काय होतं? कोण? हे बघा, ऑब्लिक कोलिजन मध्ये काय होतं, बोर्डवर लक्ष द्या सगळे. सपोज ये फर्स्ट बॉडी है जिसका मास है m1, मूव कर रही है विथ वेलोसिटी, कोलाइड होने वाली है विथ सेकंड बॉडी ऑफ मास मूविंग विथ वेलोसिटी ड्यूरिंग कोलिजन, असं काहीतरी होणार आहे. ठीक आहे. एंड आफ्टर कोलिजन आपको बोला जाता है कि फर्स्ट बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v1 विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1 विथ द ओरिजिनल डायरेक्शन, एंड सेकंड बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रही है विथ वेलोसिटी v2 विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ θ2 विथ द गिवन डायरेक्शन. तो इस टाइप के कोलिजन को बोला जाएगा ऑब्लिक कोलिजन. सगळं काही सेम असतं, फक्त फरक काय पडणार आहे, तोच आपला लहानपणाचा नियम. कोई भी वेक्टर अगर अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई एक्ट नहीं होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंपोनेंट लिखा लगेगा. इसके दो कंपोनेंट, एक थीटा का एडजेसेंट है तो v1 एंड यहाँ पे v2 cos ऑफ θ2 एंड यहाँ पे v2 साइन ऑफ θ2. फिनिश. एवढंच आहे. आता जेव्हा आपण लिनियर मोमेंटमचं कंपैरिजन करना है तो पहले क्या होगा, देखो इनिशियल मोमेंटम बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन. लेकिन जब आफ्टर कोलिजन लेंगे तो लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर हम बिफोर मोमेंटम जो अलोंग x ले रहे, आफ्टर कोलिजन भी क्या लेना पड़ेगा, अलोंग x का ही लेना पड़ेगा. मतलब इक्वल टू कौन आएगा, m1 v1 cos ऑफ θ1 प्लस m2 v2 cos ऑफ θ2. तो वर्टिकल कंपोनेंट का क्या होगा, इकडं 0, कोलिजन के पहले वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम है ही नहीं, मतलब 0. तो बाद में क्या आएगा, v1 साइन θ1, ऊपर था इसलिए पॉजिटिव, नीचे तो माइनस v2 साइन ऑफ θ. ठीक आहे. हे एवढंच डिफरन्स असतो ऑब्लिक कोलिजन मध्ये. राईट डाऊन. चालेल कॉन. हे बघ, कोलिजनच्या अगोदर व्हर्टिकल कंपोनेंट आहे का मोमेंटमचा, म्हणून 0. कोलिजन नंतर एक वर चालला सो पॉझिटिव्ह, दुसरा खाली आला म्हणून निगेटिव्ह. v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2. तो ये ऑब्लिक कोलिजन में भी अगर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो क्या होगा. आता या कंडिशन मध्ये दोन्ही पण अलोंग हॉरिझॉन्टल है, इसका मतलब θ1 भी 0 है, θ2 भी cos 0, तो परत तेच मिळणार आपल्याला u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर. लेकिन अगर कोलिजन के पहले भी बॉडीज ऐसे आ रही है, फर्स्ट बॉडी इकडने येते, सेकंड बॉडी इकडने येते एंड इथे येऊन त्या कोलाइड होणार है. ये एंगल आपको दिया है जैसे θ1 है, ये एंगल दिया है जैसे θ2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, तो इसके भी हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे. इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट लिया है u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 का होल स्क्वायर. u1 माइनस u2 होता त्याच्याऐवजी, आणि बाकी 1 माइनस ई स्क्वायर वो तो सेम है. इसमें भी अगर बोला है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई बनेगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 0 इंटू एनीथिंग, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा. अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो ई बनेगा 0, मतलब लॉस बनेगा ते शेवटचा ब्रॅकेट सोडून रिमेनिंग पार्ट. अँड अगर इन इलास्टिक कोलिजन आहे तर असंच. हो व्हेरी गुड. मासेस पण पाहिजे, आहे ना बेटा मासेस. हो गया. हेड ऑन
ऑब्लिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, कोलिजन कोलिजन कोलिजन, लिनियर मोमेंटम, कायनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ कायनेटिक एनर्जी, फ्रॅक्शनल लॉस ऑफ कायनेटिक एनर्जी. ऑल क्लिअर सब? असं शिकून ऑल क्लिअर होत नसतं, ते तुम्हाला प्रिपेअर करावं लागेल. आज कमीत कमी सगळा पार्ट 2 to 3 टाइम्स रीड करा, त्यानंतर एकदा व्हिज्युअलाइज करा सगळं प्रॉम स्टार्ट आठवतं की नाही, आणि जे आठवतं ते परत एकदा लिहून चेक करा 100% कंटेंट आठवतोय का. कळालं ना? हे सगळं आजच्या आज प्रिपेअर झालंच पाहिजे. आज पाहिजे तर होमवर्कमध्ये कुठलेही न्यूमरिकल सॉल्व्ह केले नाही तरी चालेल, सॉल्व्ह नाही केले तरी चालेल. कळालं ना? अपन रिबाउंडिंग और रिबाउंसिंग ऑफ द बॉल एंड जो क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट है एंड और कुछ पॉइंट बचे हैं रिलेटेड टू कोलिजन, वो कल के लेक्चर में लेंगे. बट उद्या मला सगळ्यांचे सगळे फॉर्म्युले प्रिपेअर पाहिजे. कळालं ना? परत एकदा रिपीट करतो, आज मॉड्यूल मधले कुठलेही एग्जाम्पल सॉल्व नहीं केले तरी चालेल, केले तर चांगली गोष्ट है. कंसेप्ट एप्लीकेशन कितनी है? 6, उसमें 30 के आसपास क्वेश्चन है. अगर सॉल्व करना है तो नियर अबाउट 22 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हे फॉर्म्युले लर्न झाल्यानंतर. पण आज नहीं केले तरी चालेल, ठीक है ना? बट फॉर्म्युले लर्न होने चाहिए, ठीक है? सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर एट सेम टाइम. थैंक यू. टेस्ट न देणारे कोण कोण उभे राहा.